डाउट नट में मिलेगा अब आपके हर सवाल का जवाब। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो हेलो गाइस, हमारे पास ये जेई मेन 2019 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा हुआ है, इस सर्किट दे रखी है, इस सर्किट में एक वोल्ट मीटर दे रखा है और उस सर्किट में जो है 0.3 वोल्ट और 0.3 वोल्ट की दो बैटरी लगी हैं। तो इसका इक्विवेलेंट अगर सर्किट हम बनाएं तो वो इस तरह से बनेगा कि जो ये वोल्टेज अलग अलग दिए हैं इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ एक बैटरी, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इसको एक एक बैटरी का कंसीडर करें तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 1.5 की दो बैटरी है तो वो 1.5 प्लस 1.5 वोल्ट होके ये हो जाएगा 3 वोल्ट। इसको हम 3 वोल्ट की बैटरी कंसीडर कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। 3 वोल्ट की बैटरी कंसीडर कर सकते हैं। और इसका जो रेजिस्टेंस आर दिया है दोनों बैटरी का, तो ये आर प्लस आर क्योंकि सीरीज़ में है तो यह 2R इसको हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम ये माने इस सर्किट में हम ये मान सकते हैं कि इस सर्किट में हमारे पास सिर्फ एक बैटरी लगी है, सॉरी एक बैटरी लगी है जो कि 3 वोल्ट की है और उसका रेजिस्टेंस 2R है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमें कंफ्यूज करने के लिए दो बैटरी लगाया गया है। तो उससे कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है क्योंकि दोनों बैटरीज हैं, बैटरी का सम हम जानते हैं सिंपल रेजिस्टेंस के सीरीज जैसा ही होता है। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वोल्ट मीटर जो है वो रीड कर रहा है सर्किट में जो वोल्टेज है वो कितना कितना रीड कर रहा है, 2 वोल्ट, ठीक है। और उसका हमें निकालना है, जो सेल लगे हैं इनका, इस सेल का हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि जो एक हमारे पास करंट जो यहाँ से फ्लो करेगी इस सर्किट में वो क्या होगी, हम करंट निकाल लेते हैं पहले। तो करंट लेट से आई फ्लो करेगी तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, वी डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर इसको कैपिटल आर लिख लेते हैं, वी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो कैपिटल आर जो है यहाँ पर वी को वी ही लिख लेते हैं यहाँ। वैसे 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट लिखेंगे, इस वी की वैल्यू क्या होगी, 3 वोल्ट होगी, तो 3 लिखेंगे। आर जो है यहाँ पर हम आर को देख सकते हैं कि क्योंकि ये सीरीज में जुड़े थे तो यह तो 2R हो गया हमारे पास, ठीक है, 2R। और यहाँ पर जाके देखें तो 15 और 10 ये क्या है, दोनों एक दूसरे से समांतर जुड़े हैं, समांतर जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो 15 और 10 को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालें पूरा सर्किट का तो इस तरह से ये हो जाएंगे 1/10 प्लस 1/15। तो ये हो जाएगा यहाँ से, ये इक्वल्स टू आ जाएगा 1/R, इसको कर लेते हैं तो ये R की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगी यहाँ से, सॉरी 1/R करके निकालते हैं तो ये हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगा 30, सो यहाँ आ जाएगा 3 और ये प्लस हो जाएगा 2, सो ये हो जाएगा 3 + 2 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 30, सॉरी 30, या R इक्वल्स टू जब निकालेंगे तो आ जाएगा 6 ओम, ठीक है। सो ये यहाँ इसको सॉल्व करने पर जो हमारा ये इक्विवेलेंट यहाँ का सिर्फ जो रेजिस्टेंस आया वो क्या आ गया, 6 ओम। तो यहाँ का ये हट के सिर्फ 6 ओम बचेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आप 6 ओम और 2 ओम दो है, दोनों एक दूसरे सीरीज में लगे हुए हैं। तो टोटल जो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल रहा है वो आर इक्वल्स टू वो निकल रहा है, कितना हो रहा है 8 ओम, कितना हो रहा है 8 ओम। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का वो कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, वी अपान आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 प्लस ये बैटरी का रेजिस्टेंस कितना था 2R, ठीक है। या इसको हम कर सकते हैं आई इक्वल्स टू वी की वैल्यू हमारे पास दी है, कितना रीड कर रहा था मीटर जो रीड कर रहा था वो है 2, सॉरी वी की वैल्यू हमें हमें दी रखी है 3, जो बैटरी की वोल्टेज है वो 3 है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 8 प्लस 2R। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, अब आगे हम निकालेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है ये निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रीडिंग ऑफ वोल्टेज जो था, जो रीडिंग था, रीडिंग ऑफ वोल्टेज जो था वो क्या था, V इक्वल्स टू आई आर। तो V की वैल्यू हमारे पास क्या है, V की वैल्यू है हमारे पास जो रीड किया था वो 2 है, I की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2R। और इनटू में जो R की वैल्यू है, इस R की वैल्यू क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है 6। ये कहाँ से आई 6, ये R की वैल्यू जो 6 है
वो हमने कैलकुलेट की है। ये 6 यहाँ की वोल्टेज है, वैल्यू है, तो 6 यहाँ से हम इसको लिख लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आएगा, फाइनल आंसर जो हमारा आएगा, सॉरी, तो वो इस तरह से आएगा। R इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 2R प्लस 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 9। ठीक है, या R इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 1/2 ओम। ठीक है, ये 1/2 ओम जो कि आंसर होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 0.5 ओम। ठीक है, सो हमें गाइज यही कैलकुलेट करना था, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सो हम अगर देखें तो ये ऑप्शन किसका कहाँ है, ये 0.5 ओम कहाँ आ रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा सही, तो ये ऑप्शन में हम देख सकते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है 0.5 ओम। सो गाइज ये हमारे पास क्वेश्चन है जेई मेन 2019 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक स्टेशनरी सोर्स है जो कि साउंड एमिट कर रहा है और उसकी फ्रिक्वेंसी है साउंड की कितना है 500 हर्ट्ज, और उसको क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जर्वर हैं ए और बी, दो ऑब्जर्वर हैं जो कि उस टाइम पर एक टाइम पर जो है एक ही पोजीशन पे थे, लाइंग ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में वो थे। तो उनको जो फ्रिक्वेंसी सुनाई देती हैं साउंड की वो थी, ए को जो सुनाई देती है वो है 480 हर्ट्ज और बी को सुनाई देती है जो 530 हर्ट्ज। सो इस तरह से उनको दोनों को अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है, जबकि जो साउंड की ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है वो क्या दे रखी है 500 हर्ट्ज। तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है हमें ए की और वेलोसिटी निकालना है बी की। ठीक है, इसके लिए हमें दे रखा है थर्ड थिंग, स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है जो कि है 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंबल लिख लेते हैं, दोनों के लिए थोड़ा अलग हो जाएगा तो इजी होगा समझने में। तो हमें एफ ऑफ ए जो दिया है वो क्या है, एफ ऑफ ए जो सुनाई देता है फ्रिक्वेंसी जो ए को सुनाई देती है वो है 480 हर्ट्ज, और यहाँ से एफ ऑफ बी जो है वो कितना है, फ्रिक्वेंसी जो बी को सुनाई देती है वो है 530 हर्ट्ज। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं, जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी थी, जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है वो क्या है, एफ जो है फ्रिक्वेंसी जो है ऑफ साउंड है वो है 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से, क्योंकि इसको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है, 30 यूनिट बढ़ रही है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी इसको जो बी को सुनाई दे रही है, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी ये बी जो है ऑब्जर्वर वो सोर्स की ओर अप्रोच कर रहा है, इसलिए जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ रही है, और जो ए ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, वो सोर्स से दूर जा रहा है, इसलिए फ्रिक्वेंसी घट रही है। तो यहाँ से हम ये पता हमें चल रहा है कि ये एक सोर्स की तरफ आ रहा है, एक सोर्स से दूर जा रहा है। लाइक यहाँ पर एक सोर्स है से एस, तो इस पॉइंट पर अगर दोनों को फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है, ये दोनों एक ही लाइन में है, यहाँ पर से इस लाइन पर ये ए है और ये बी है, सॉरी ये बी है, तो से ये सोर्स है इधर है, तो ये बी जब आ रहा था तब उसको फ्रिक्वेंसी जो सुनाई दी, मतलब ये अप्रोच कर रहा है, और ए जो है इसको पास कर रहा था तब उसको फ्रिक्वेंसी सुनाई दी, इसलिए इसको फ्रिक्वेंसी कम सुनाई देगी, इसको ज़्यादा सुनाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला होता है और हमें निकालना है, यही निकालना है हमें, वी ए की स्पीड क्या है और वी बी की स्पीड क्या है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होता है, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ए है वो इक्वल होगी 300, साउंड के रिस्पेक्ट में है, तो 300 माइनस, क्योंकि दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर जो है सोर्स से दूर जा रहा है, तो वी ए डिवाइडेड बाई 300 और इनटू हो जाएगी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है साउंड की वो क्या है 500। ठीक है, सो यहाँ पर एफ ए की वैल्यू रखेंगे, एफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं एफ ए की वैल्यू हमें दे रखा है 480। ठीक है, 480 हर्ट्ज, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 480 और ये इक्वल हो जाएगा 300 माइनस वी ए डिवाइडेड बाई 300 और इनटू 500। ठीक, तो ये इक्वेशन हमारा बन गया। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें वी ए की वैल्यू मिलती है, वी ए की वैल्यू हमें मिलेगी फाइनली, वो मिलती है 12 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें एक वैल्यू मिल गई है, वी ए की वैल्यू हमें मिल गई है। जो वी ए की स्पीड है वो क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हम बी के लिए भी निकालेंगे। तो बी के लिए जो होगा सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एफ बी। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या आ रहा है, बी जो है अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, तो इसलिए इसकी जो बनेगी वो होगा स्पीड ऑफ साउंड प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, माइनस था वी ए, यहाँ पर प्लस वी बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो साउंड की ओर आ रहा है, सोर्स की ओर आ रहा है। तो 300 और इनटू में आ जाएगा 500, सेम चीज़ होगी, बस साइन बदल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो सोर्स की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो एफ वी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 530 दे रखा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एफ वी की वैल्यू क्या है, 530। तो हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा 530 इक्वल्स टू 300 प्लस वी बी डिवाइडेड बाई हो जाएगा 300 इंटू हो जाएगा 500। सो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो वी बी की वैल्यू जो हमें फाइनली मिलेगी वो मिलेगी 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें वी बी की वैल्यू मिल गई है, वो क्या है, 18 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों वैल्यूज़ हमें मिल चुके हैं गाइस। हम अगर देखें तो हमें वी बी की वैल्यू भी हमें मिल गई है। यहाँ पर वी बी की वैल्यू मिली है 18 मीटर पर सेकेंड, और वी ए की वैल्यू हमें मिल गई है जो है 12 मीटर पर सेकेंड। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, 12 और 18 जो है दोनों मेंशन होने चाहिए ऑप्शन में। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन होगा 12 और 18। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। सो गाइज हमारे पास ये जेईई मेन 2019 10 अप्रैल का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें हमसे पूछा है, हाइट पूछ रहा है। वो हाइट क्या होगी सरफेस से ऊपर जाने पर जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू हाफ हो जाए, मतलब जो अर्थ पे उसकी वैल्यू है उसकी हाफ हो जाए, वो हाइट क्या होगी, वो कौन सी हाइट होगी जहाँ तक जाने पर जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है क्या हो, हाफ हो जाए उसकी वैल्यू। और इसके लिए हमें दे रखा है आर की वैल्यू, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, वो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो हम क्योंकि जानते हैं कि जो जी होती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जी होती है, वो होती है जी एम डिवाइडेड बाई क्या होती है, आर स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन होता है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह से जो नई जी है, मान लो कि जी डैश इक्वल्स टू है, नई जी है जी डैश इक्वल्स टू है जी बाई 2, ये जो हमें दे रखा है। तो ये नई वाली जी को हम जी डैश मान लिए, जो कि हाफ है ओरिजिनल वैल्यू की। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास जी है, उसकी हाफ हो जा रही है, तो इसको हम जी डैश करके लिखेंगे। तो जी डैश इक्वल्स फार्मूला आएगा जी एम डिवाइडेड बाई, यहाँ आर क्यों, क्योंकि वो एच डिस्टेंस और कवर कर रही है, उतना ऊपर गई है, ये सरफेस पे वैल्यू थी, और ऊपर जाएंगे तो आर प्लस एच है। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ये सेकेंड वैल्यू हो जाएगी, या इसको सेकेंड इक्वेशन ना बना के, इसको ना बना के हम इस तरह लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, जी बाई 2 इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। या इसको हम और सिंपल करके लिखें तो ये थोड़ा सा इस तरह लिख सकते हैं, जी इक्वल्स टू हो जाएगा 2gm डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये जी है। ठीक है, सो इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर करें, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों जी के इक्वल हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं 2gm, सॉरी स्मॉल m होगा, 2gm डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि gm से gm कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचा, हमारे पास अब जो वैल्यू बची है वो क्या है, यहाँ पर बचा है, इस r को ऊपर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 यहाँ से नीचे आ जाएगा तो ये बचेगा 1/2 के। ठीक है, या और इसको सिंपल करें, अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आर प्लस एच इक्वल्स टू √2 आर। ठीक है, या और इसको हम अगर सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एच इक्वल्स टू 0.41 आर।
सो हमारे पास आर की वैल्यू क्योंकि दे रखी है तो एच की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है यहाँ, जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो क्या है 6.4 इंटू 10⁻6, 6.4 इंटू 10⁻6, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये दे रखा है हमें। तो जो एच की फाइनल वैल्यू आएगी, एच की जो फाइनल वैल्यू आएगी, हाइट जो हमसे पूछा है वो हाइट क्या होगी 2.6 इंटू 10⁻6 और ये होगा मीटर। ठीक है, सो गाइज हमसे यही पूछा गया था, हमें यही फाइंड आउट करना था यहाँ पर कि उस एच की वैल्यू क्या होगी जहाँ पर ग्रेविटेशनल वैल्यू होती है, जो जी की ग्रेविटी ऑफ अर्थ है वो हाफ हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में 2.6 इंटू 10⁻6 कौन सा ऑप्शन है, 2.6 इंटू 10⁻6, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, सेकेंड नंबर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सेकेंड है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। हेलो गाइस, आज हम ये जैम के 10th अप्रैल के शिफ्ट 1 का पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें दिया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमें दी है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ये ठीक है। हमें बताना है ऐसा टाइम जब हमारा एम्पलीट्यूड हाफ ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता है एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड ये वाला पार्ट होता है e⁻⁻−RT वाला। तो अगर हम मान लें कि A0/2 है, हमारा एम्पलीट्यूड होता है A0 e⁻⁻RT। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करें हमारी गिवन इक्वेशन से, तो हमें दिया है, हमें बताना है कि वो टाइम जिसमें A0/2 जो है वो हमारा A0 e⁻⁻RT इतना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हमारा हाफ हो जाएगा इनिशियल एम्पलीट्यूड से। तो देखिए A0 से A0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ रहा है e⁻⁻RT जो है अगर 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए R की वैल्यू क्या गिवन है, R की वैल्यू 0.1 गिवन है, e⁻⁻0.1t जो है वो हाफ हो जाएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो आया हमारा 0.1t जो है ये हो जाएगा हमारा -0.1t हो गया हमारा ln 1/2 के इक्वल, मतलब 0.1t हो गया हमारा ln 2 के इक्वल। ठीक है, तो ये टाइम आ गया हमारा ln 2/0.1। हमें पता है ln 2 की वैल्यू क्या होती है 0.693 डिवाइडेड बाय 0.1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.93 टाइम 6.93 सेकेंड्स हो गया। तो ये ऑप्शंस में हमारा हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7 सेकेंड्स। तो हमारा टाइम आ गया अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन के है, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है ये हमारा, तो हम लिख देंगे कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक सैंपल दे रखा है जिसमें सेम नंबर ऑफ 2 न्यूक्लियाइज ए और बी डिके करना स्टार्ट करते हैं। हमें दोनों के लिए डिके कांस्टेंट दे रखे हैं जो कि ए का है 10 लैम्डा और बी का है लैम्डा। हमें बताना है कितने टाइम बाद Na/Nb का रेशियो 1/E हो जाएगा। तो देखिए हम Na को क्या लिख सकते हैं, Na हमारा होगा N0 e⁻⁻−λt, इसके लिए लैम्डा है -10 लैम्डा टी, और Nb होगा हमारा N0 क्योंकि सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं स्टार्टिंग में -λt। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को रेशियो ले लें Na/Nb, ये हमारा हो जाएगा N0 e⁻−10 लैम्डा टी डिवाइडेड बाय N0 e⁻−λt। हमें बताना है कि ये 1/E के इक्वल है। तो N0 कैंसिल हो गया हमारा, और हम अगर E की इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा, e⁻−10 लैम्डा टी जो है
माइनस ऑफ, यहाँ से इधर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लैम्डा टी। ये हमारा ई रेज़ टू पावर -1 के इक्वल होना चाहिए, मतलब ई रेज़ टू द पावर -9 लैम्डा टी ई रेज़ टू द पावर -1 के इक्वल आना चाहिए। कंपेयर करेंगे अगर हम ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 9 लैम्डा टी जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा 1 के। तो टी क्या हो जाएगा, हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, कितना टाइम जाएगा 1/9 लैम्डा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ही है ना ये आंसर, यस। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ही हम लिख देते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। हेलो गाइस, ये हम जैम 2019 के 10th अप्रैल की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें दिया है कि एक कंडक्टिंग वायर है 5 मिलीमीटर जिसका रेडियस है और उसकी रेजिस्टिविटी हमें दी है 1.1 × 10⁻⁸ ओम पर मीटर और 5 एम्पियर का करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की दे रखी है यहाँ पे 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। हमें मोबिलिटी निकालनी है तो हम पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मोबिलिटी म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं V/L, ठीक है। तो वी डी हो गया हमारा, आगे V हमारा क्या होता है, V होता है I × R, VIR/L, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, ये होगा ρL/A, ρL/A और ये L है, ये तो L अगर हमारा कैंसिल हो गया तो VD आ गया हमारा म्यू I ρ/A, ये हमारा आ गया। तो अगर हम इससे म्यू निकालें तो म्यू हो जाएगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू एरिया अपॉन I इंटू रेजिस्टिविटी, ठीक है। हमें अब पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें गिवन है, ये है कितनी 1.1 × 10⁻³ और हमें दे रखा है करंट भी दे रखा है 5 एम्पियर का, रेडियस दे रखा है जिससे हम एरिया निकाल लेंगे और हमें रो दे रखा है। तो हम सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। वी डी हमारे पास है 1.1 × 10⁻³ एरिया हमारा आ जाएगा कितना, आ जाएगा ये हमारा πr², मतलब पाई इंटू 5 को मीटर में चेंज कर लेंगे, आएगा 5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर और I हमारे को दे रखा है 5 एम्पियर और रेजिस्टिविटी है 1.1 × 10⁻⁸ है। तो ये हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 1.1 × 10⁻³ इंटू पाई हो गया 3.14, 5 का स्क्वायर आ गया 25, ये हो गया -6 और ये आ गया 5 × 1.1 × 10⁻⁸, ये हो गया। तो ये 1.1 से 1.1 यहाँ कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आखिर में ये बच जाएगा। अगर हम इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो म्यू आ जाएगा हमारा 1.57 मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, ये हमारा म्यू की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इज़ करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम सारा। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2019 10th अप्रैल का शिफ्ट 1 का फिजिक्स प्रॉब्लम है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस, ठीक है। इस गिवन लेंस की आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो एक लेंस तो ये बन रहा है इन दोनों से मिलके, ठीक है, और दूसरा लेंस इस सरफेस से और इस पूरे के पूरे सरफेस से मिलके बन रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले हम इस
इस सिस्टम की फोकल लेंथ फाइंड करते हैं, इस सिस्टम की, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में लगा हुआ है इसकी, और फिर इसकी अलग से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और दोनों को पावर वाले फॉर्मूले से ऐड करके क्या कर देंगे, नेट फोकल लेंथ फाइंड कर देंगे। तो देखो इसके लिए एयर है दोनों साइड, बाहर साइड देखो यहाँ भी एयर है और फाइनल मीडियम में भी एयर है, ठीक है, तो 1/f, इसको f1 बोल देता हूँ, इसकी जो फोकल लेंथ है, ठीक है, तो 1/f1 जो होगा वो क्या होगा, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 -1/r2 होगा, ठीक है। तो देखो म्यू एल क्या है, म्यू एल है म्यू1, ये बाहर एयर है तो 1 -1 1/r1, इसकी रेडियस कितनी है इस वाली सरफेस की, इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है -r, ठीक है, तो 1/-r, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास म्यू1 -1 इंटू 1/r, यानी कि म्यू1 -1/r। अब मैं बात करता हूँ इस सिस्टम के लिए, ठीक है, इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम की देखो फोकल लेंथ कैसे लिखूंगा, इसकी फोकल लेंथ f2 मान लेता हूँ, तो 1/f2 विल बी इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 और 1/r1 -1/r2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो म्यू लेंस क्या है, म्यू लेंस है म्यू2, ठीक है, इसका म्यू क्या है, म्यू2 है इस लेंस का, डिवाइड करेंगे सराउंडिंग के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से जो कि एयर है तो 1 रखेंगे, -1 1/r1, r1 की वैल्यू क्या है -r, और इसकी वैल्यू r2 की इनफाइनाइट, देखो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी इस सरफेस की, इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा म्यू2 -1/-r, ठीक है। तो ये ऊपर जो वैल्यू आई थी वो 1/f1 की थी, नीचे जो वैल्यू आई 1/f2 की है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को क्या लिखेंगे हम, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को लिखेंगे f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, पावर वाले फॉर्मूले से। तो f1 की वैल्यू क्या है, म्यू1 -1/r, और f2 की वैल्यू है म्यू2 -1/-r है, तो यहाँ प्लस होता तो माइनस लिख देंगे, r आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, म्यू1 -1 माइनस म्यू2 प्लस 1/r, यानी कि म्यू1 माइनस म्यू2/r, ठीक है। तो म्यू1 माइनस म्यू2/r कौन सा, ये तो आ गया आपके पास में 1/f इक्विवेलेंट, ठीक है। तो f इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये आएगा r/म्यू1 माइनस म्यू2, ठीक है। तो r/म्यू1 माइनस म्यू2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 विच इज द करेक्ट आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2019 10th अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन इज द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ ln r वर्सेस 1/t स्क्वायर where r is the resistance and t is the temperature, then find r as function of t। r को आपको t के फंक्शन में फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली देखो मैथ्स का प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये फिजिक्स प्रॉब्लम नहीं है। मैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c लिख सकता हूँ इस लाइन की इक्वेशन को, ठीक है, लिख सकता हूँ। तो y क्या है, y है ln r इज इक्वल्स टू m, x की वैल्यू क्या है, ये एक्चुअल में ये नेगेटिव स्लोप वाली है, ठीक है, तो -mx प्लस c लिखूंगा, तो -m लिखूंगा, x की वैल्यू क्या है 1/t स्क्वायर प्लस c लिख दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ ले लूँ ln हटाने के लिए, ठीक है, ln हटा दो दोनों तरफ, तो r विल बी इक्वल्स टू e की पावर -m/t स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई e की पावर c, क्योंकि प्लस c आएगा तो e की पावर c अलग से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो अब r इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो r0 e की पावर -m/t स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या मान लोगे आप, इसको मान लिया आपने r0, ठीक है, e की पावर c कांस्टेंट है, इसको r0 मान लिया, ठीक है। अब देखो e की पावर m/t स्क्वायर आ रहा है, तो e की पावर मतलब m के नीचे t स्क्वायर किस में आ रहा है, e की पावर m के नीचे t स्क्वायर a के ऑप्शन में आ रहा है t स्क्वायर, तो ठीक है, तो मैं क्लियरली बोलूंगा कि दिस इज माय करेक्ट आंसर। देखो आपको प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व नहीं करना होता है, आपको हिंट्स मिलती हैं प्रॉब्लम से ताकि आप लेंथी कैलकुलेशन से बच पाएं और कम टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2019 10th अप्रैल की शिफ्ट 1 का फिजिक्स प्रॉब्लम। क्वेश्चन आपके सामने है, टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रफ डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I1/2 आर रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ω1 एंड ω1/2 respectively in same direction. Now one disk is placed the other disk coaxially. The change in kinetic energy of the system is, देखो क्या हुआ कि डिस्क के कोई दो वो घूम रही है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा,
क्यों होगा? क्योंकि कोई भी इसमें टॉर्क नहीं है एक्सटर्नल, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, वो अपनी एक्सिस के अबाउट आराम से घूम रही है। ठीक है, तो देखो I1 ओमेगा 1, तो पहली वाली डिस्क का क्या होगा? I1 ओमेगा 1 यानी कि ओमेगा 1 हो गया। ठीक है, प्लस दूसरी वाली डिस्क का हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I2 यानी कि I1/2, I2 की वैल्यू क्या? I1/2 इंटू ओमेगा 2, ओमेगा 1/2 विल बी इक्वल टू I1 ओमेगा प्लस I1/2 ओमेगा। ठीक है, जब उसको एक के ऊपर एक रख दिया डिस्क को कोएक्सियली, तो क्या है, दोनों की दोनों किस एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लग गई? वो दोनों की दोनों सेम ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमने लग गई। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे, ये देखो 4 हो गया नीचे, तो ये हो गया 5I1 ओमेगा 1/4 विल बी इक्वल्स टू, इस साइड से आ जाएगा आपके पास 2 + 1 3I1 ओमेगा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, ये I1 है, I1 से I1 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो ओमेगा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 5 ओमेगा 1/6। ओके, ये होगी फाइनल एंगुलर स्पीड। तो अब हमें क्या फाइंड करना? हमें फाइंड करना है डेल्टा KE यानी कि टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पहली डिस्क की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं फाइनल, वो हो गया आपका 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है, तो 1/2 पहली डिस्क का I और ओमेगा कितना है? 5 ओमेगा 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस दूसरी डिस्क का क्या है? 1/2 इंटू I1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 ओमेगा 1/6, दोनों का सेम है। ठीक है, माइनस करूंगा इसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क 1 कितनी होगी? हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, और इनिशियल दूसरी डिस्क की कितनी होगी? हाफ I1/2 और ओमेगा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/2 इंटू I1 इंटू 25 ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 36 प्लस ये आ गया I1/4 इंटू 25 ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 36 माइनस यहाँ से आ जाएगा I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा माइनस I1/4 ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते। देखो 36 आप एलसीएम ले सकते हो यहाँ से, 36 नहीं 72 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 72 एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ तो देखो नीचे 72 ही बन रहा है, सॉरी 72 भी नहीं, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 36 इंटू 4 आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, सो यू कैन टेक द एलसीएम एज 36 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ से, ये देखो 72 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ये 4 जा 16 हो गए। ठीक है, 16 से कैसे कैंसिल आउट करेंगे? 4 से 4 और 4 से 9 टाइम, तो ये हो गया 9 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास हो गया देखो 75, और ये कितना हो गया? 72 और 9 हो गया 81। ठीक है, तो माइनस 81 में से 75 का, तो 6 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इंटू 4, तो 6 से 6 टाइम कैंसिल हुआ, तो आ रहा है माइनस I1 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24। तो देखो कौन सा ऑप्शन है आपके पास में? माइनस I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 24, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास जेई मेंस 2019 10 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? कोई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और हीलियम आयन है। ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में और काइनेटिक एनर्जी इनकी सेम है। बोल रहा है विथ वेलोसिटी दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड। पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कल ट्रेस्ड बाय देम इस क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये समझें कि यदि इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करेंगे, लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं v वेलोसिटी से, कहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं? किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और वो उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है या चार्ज पार्टिकल है वो कैसा पाथ ट्रेस कर रहा है? सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा है। इट मीन्स जो ये फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो एफ बी क्या है? क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर
बाई आर। ये होता है एफ बी क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है। अब हमें क्या दे रखा है, वी और बी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इट मीन्स क्यू वी बी साइन 90। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, क्यू वी बी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से हमारे पास इधर m है, इधर q है, इधर v है, इधर पावर 2 है, कैंसल। तो यहाँ से v क्या हमको मिल जाएगा, चूंकि हमसे रेडियाई पूछा है तो r देखते हैं, r क्या मिल जाएगा हमारे यहाँ से, वो मिल जाएगा एम वी बाई क्यू बी। एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है। दिस इज इक्वल टू क्यू बी। मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2m ई, एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब ये कौन सी एनर्जी होगी, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है कि ये जो एनर्जी होगी हमारे पास, ये होती है एक्चुअली टोटल एनर्जी, बट चूंकि ये सर्कुलर पार्ट ट्रेस कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो यहाँ ये एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो ये होगी Q इंटू वी। तो इट मीन्स जो रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया वो कुछ इस तरीके से, रूट 2m बाई क्यू बी टू रूट के हमने सेपरेट इसलिए कर लिया है क्योंकि यहाँ गिवन है कि इसकी सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो अभी हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया, जिसको हम एक बॉक्स में ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब हमारे पास क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और हीलियम आयन है। तो हम सबके लिए रेडियाई निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, फिर क्या है, हीलियम आयन है, He प्लस आयन है। तो यदि इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, E होता है, B मैग्नेटिक फील्ड सेम है, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है। प्रोटॉन के लिए लिखे तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रूट 2mp मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, तो वो E हो जाएगा रूट के। हीलियम आयन के लिए लिखेंगे रेडियस, तो ये हो जाएगा रूट 2m ऑफ हीलियम आयन, मास ऑफ हीलियम आयन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन हीलियम आयन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑफ कोर्स तो ये प्लस दे रखा है, इट मीन्स इसके पास एक सिंगल चार्ज है, E इंटू बी रूट के। अब हीलियम आयन की मास क्या होगी, 4 टाइम्स होती है मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, रूट 2 इंटू 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई ई बी रूट के। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई ई बी रूट के। तो अब हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम आयन की रेडियस को। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है और प्रोटॉन के मास में me और mp का फ़र्क है। मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है हमारा क्या होता है, अभी हमको ये भी पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इट मीन्स ये शो करता है इन दोनों रिलेशन से कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फिर इससे चेक करते हैं, तो यहाँ भी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन ऑलरेडी बड़ा है, लेकिन इसमें 2 टाइम्स ये और ज़्यादा है। हीलियम आयन की रेडियस क्या हो रहा है, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ, यहाँ से ये क्या आ रहा है, 2 टाइम द रेडियस ऑफ प्रोटॉन आ रहा है। मीन्स हीलियम आयन की रेडियस 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है। मीन्स हीलियम आयन और भी बड़ा है, इन दोनों से बड़ा क्या है, हीलियम प्लस आयन है। इट मीन्स कि रेडियस ऑफ हीलियम आयन इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ प्रोटॉन विच इज़ ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास जो आया, ये फाइनली रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब देखते हैं कि रेडियस ऑफ हीलियम आयन ग्रेटर देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ये जेईई मेंस 2019 10th जेन शिफ्ट 1 का फिजिक्स का क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्लॉट ए और प्लॉट बी दे रखा है।
ये वेरिएशन है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का, और अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है दो कैपेसिटर का। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कैपेसिटेंस। तो हमारा जो ए कॉम्बिनेशन है वो कैसा कॉम्बिनेशन है, तो ए हमारे पास हो जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कैसे चेक करेंगे, तो सीरीज होगी तो क्या होगी, यदि दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा हमारे पास, ऑफ कोर्स C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। और यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारे पास तब कैसे होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा हमारे पास C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये C1 है और ये C2 है। तो ऑफ कोर्स ये वाली कैपेसिटेंस हमारे पास ज़्यादा होगी। इट मीन्स Q इज इक्वल टू सी वी होता है हमारे पास। तो चार्ज किस पे ज़्यादा होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी पैरेलल कॉम्बिनेशन पे या सीरीज कॉम्बिनेशन पे। तो ऑफ कोर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, चार्ज जो होगा हमारे पास ज़्यादा होगा। सेम वोल्ट के लिए ज़्यादा चार्ज किस पे मिलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास। और ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें ये दे रखा है, ये पैरेलल सीरीज तो पता लग गया, वेरिएशन दे रखा है और कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो सीरीज के केस में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले पैरेलल का केस कर लेते हैं। पैरेलल के केस में हम क्या लिख लेंगे, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में क्या होता है, C1 प्लस C2 इंटू V। अब पैरेलल के केस में चार्ज क्या दे रखा है, 500 माइक्रो किलोन के करस्पॉन्डिंग वोल्ट कितना है, 10 वोल्ट। मीन्स चार्ज हो जाएगा 500 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। V कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 वोल्ट। इट मीन्स C1 प्लस C2 कितना आ गया, ये आ गया 50 माइक्रो कूलम, सॉरी 50 माइक्रो फराड। तो माइक्रो फराड आ गया। अब इसी तरीके से हम सीरीज वाला देख लेंगे। तो सीरीज के लिए हम क्या लिखेंगे, सीरीज ऑफ कोर्स Q इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू वोल्ट। Q क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस ये है 80 और किस वोल्टेज के क्रॉस है, 10 वोल्ट के क्रॉस। तो 80 इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 जस्ट हमने निकाला, वो कितना निकाला 50। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे 50 इंटू V कितना है हमारे पास 10 वोल्ट। तो यहाँ से C1 इंटू C2 कितना आ गया हमारे पास, ऑफ कोर्स यहाँ से 400 आ गया, 400 सॉरी। तो ये हमारे पास C1 C2 आ गया 400 माइक्रो फैराड। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गई, क्या क्या रिलेशन आई है, C1 प्लस C2 हमको मिल गया है 50 माइक्रो फैराड और C1 इंटू C2 मिल गया हमें कितना 400 माइक्रो फैराड। C1 प्लस C2 यहाँ से 50 मिल गया था। तो अब हम देख लेंगे ऑप्शन में 20 इंटू 30 ऑफ कोर्स 600। तो C1 C2 हमारा कितना है 400, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 10 इंटू 40 400, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बाकी किसी का मल्टीप्लिकेशन C1 C2 का 400 नहीं हो रहा है। प्लस भी करके चेक कर सकते हैं, 40 प्लस 10 कितना आ रहा है 50। इट मीन्स हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ये हमारे पास जेईई मेंस 2019 10th अप्रैल का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फिजिक्स का क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रखा है, पावर गेन जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर का वो 10⁻⁶ है। इनपुट रेसिस्टेंस है एनपीएन ट्रांजिस्टर का 100 ओम, आउटपुट रेसिस्टेंस है 10⁴ यानी 10,000 ओम। फाइंड आउट द करेंट गेन। तो हमें पता है इजीली कि पावर क्या होता है हमारे पास, I²R होता है। पावर गेन बोल रखा है, मीन्स पावर गेन पीजी में लिख दे रहा हूँ। पावर गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आउटपुट पावर
डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। यही तो होता है गेन, मतलब यही हो गया। उसके बाद आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे, करंट आउटपुट करंट आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर भी आउटपुट होगा, इनपुट करंट स्क्वायर बाई रेसिस्टेंस भी इनपुट। इट मीन्स क्या हो जाएगा, करंट आउटपुट बाई करंट इनपुट स्क्वायर इनटू आउटपुट रेसिस्टेंस बाई इनपुट रेसिस्टेंस। अब ये हमारे पास आउटपुट करंट बाई इनपुट के करंट क्या हो जाएगा, करंट गेन लेट अस सपोज बीटा से डिनोट करते हैं तो बीटा स्क्वायर आर आउटपुट डिवाइडेड बाई आर इनपुट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर गेन। अब हम पावर गेन कैसे निकाल लेंगे, अरे पावर गेन तो हमें पता है वो कितना है एनपीएन के लिए 10⁶। बीटा क्या है हमारे पास, बीटा करंट गेन निकालना है तो बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। रेसिस्टेंस आउटपुट क्या दे रखा है 10,000 विच इज 10⁴। इनपुट रेसिस्टेंस क्या दे रखा है 100 तो 10⁻²। अब यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर कर लेते हैं तो 10⁶ प्लस 2 8 माइनस 4 मीन्स 10⁴। इट मीन्स बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻² विच इज 100। तो करंट गेन क्या आ गया 100 आ गया। ऑप्शन चेक करते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में करंट गेन क्या आ रहा है 100 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। Hello students, in this video we are going to discuss JEE main problem of 10th April 2019 physics. So the question is, a circular ring of radius 3a is uniformly charged with charge q is kept in xy plane with the center at origin. A particle of charge q and mass m is projected from x is equals to 4a towards origin. Find the minimum speed of projection such that it reaches origin. ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, 4a डिस्टेंस पे q, उसको मिनिमम स्पीड फाइंड करनी है कि वो कहाँ पहुँच जाए, बस ओरिजिन तक पहुँच जाए। ठीक है, v स्पीड मान लो हमने मिनिमम दी है तो उस v की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। नाउ अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, एक स्टूडेंट के ऑन द बैक ऑफ हिज माइंड क्या प्रोसेस चलनी चाहिए। देखो इस प्रोसेस में, इस क्वेश्चन में हमें कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि एयर फ्रिक्शन है या फिर फ्रिक्शन या कोई विस्कस फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो क्या होगा, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्वेशन होगा, यानी कि इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर होने का क्या मतलब है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये जब यहाँ पे है इस पॉइंट पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, इसको v वेलोसिटी दी है हमने तो हाफ mv² है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस रिंग और इस चार्ज सिस्टम की, देखो ये जो चार्ज है ये रिंग के हर एक पॉइंट से कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, 3a और ये 4a, यानी कि 5a दूरी पर है। √3a² प्लस 4a² करेंगे तो 5a आ जाएगा। देखो 3 और 4 का क्या होता है, ये हाइपोटेनियस 5 होता है। ठीक है, तो 5a आ गया। इस पॉइंट से भी देखो ये 5a दूरी पे होगा। ठीक है, इस पॉइंट से भी 5a दूरी पे होगा। ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट से क्या है, ये 5a दूरी पे है, इस तरह से समझ में आ गया। ठीक है, तो हर एक पॉइंट से 5a दूरी पे है, तो इसका मतलब इस रिंग और इस चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई Q/5a। ठीक है, अब ये बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। सपोज ये जस्ट यहाँ पहुँचता है, जस्ट यहाँ पहुँच जाए, बस जस्ट यहाँ पहुँच जाएगा मतलब कि यहाँ जाकर रुक जाए। ठीक है, इसको क्रॉस ना करे, इसका मतलब यहीं पे रुकेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, फाइनल स्पीड इसकी 0। और जो इसकी सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो ये जस्ट सेंटर पे पहुंच जाएगा तो हर एक पॉइंट से कितना दूर होगा, 3a 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 3a। ठीक है, तो Q/3a हो गई। ठीक है, अब देखो v की वैल्यू फाइंड करनी है, चलो बहुत अच्छी बात है, तो हाफ mv² को लिखेंगे kq²/3a माइनस kq²/5a लिखेंगे। अब देखो 15a ले लेता हूं मैं एलसीएम। ठीक है, 15a एलसीएम ले लिया
तो ये बन गया भाई मेरे पास में 5kq² माइनस 3kq², ठीक है। और ये बराबर किसके है, हाफ mv² चल रहा है अपना साथ में, ठीक है। अब हाफ mv² जो है वो बराबर हो जाएगा आपका किसके, 2kq² बाय 15a के, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो वही और आगे चलते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा v इज इक्वल्स टू 4kq² बाय 15ma, ठीक है। और सिंप्लीफाइड करना चाहें तो आपके पास बन जाएगा 1/πε0 q², ठीक है। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बाय 15ma, ये आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, q² बाई 15πε0 ma, ठीक है। तो 15πε0 ma, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हेलो गाइस, ये हमारा जेई का 10th अप्रैल की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एक आइडियल गैस है और वो आइसोबारिक प्रोसेस अंडरगो कर रही है। हमें दिया है कि अगर CV हमारी हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और नंबर ऑफ मोल्स हमारे n है, तो रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू हीट गिवन बाय द गैस व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस चेंज कर रहा है डेल्टा टी से कितना होगा। तो इसके लिए देखिए, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं CV। हमें पता है CV क्या होता है, CV होता है हमारा F/2R, ये हमारा CV का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और DU क्या होता है हमारा, DU होता है हमारा NCV डेल्टा T। तो ये हो गया NF/2R डेल्टा T, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब वर्क डन क्या होता है हमारा, DW। तो वर्क डन हमारा होता है PdV, DW हो गया PdV। अब हमारे को पता है कि PV जो है वो nRT है। अगर हम इसे कांस्टेंट प्रेशर पर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, PdV प्लस VdP, VdP हमारा 0 हो जाएगा, ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T। तो ये आ जाएगा PdV इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, NR डेल्टा T। हमारा फर्स्ट लॉ से dQ होता है du प्लस dW। अब अगर हम पुट कर दें तो du हमने निकाला कितना आया, NF/2R डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। तो ये dQ हो गया, तो dQ आ गया हमारा F/2 प्लस 1 इंटू NR डेल्टा T, ठीक है। ये हमारी वर्क डन की इक्वेशन है 1 और dQ की है ये 2। अगर हम डिवाइड कर दें W/Q को तो ये आ गया हमारा वर्क डन dW डिवाइडेड बाय dQ। अगर हम करें मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये आ जाएगा NR डेल्टा T का डिवीजन F/2 प्लस 1 इंटू NR डेल्टा T। तो ये कितना होगा, ये सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा NR डेल्टा T, तो दोनों तरफ हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा हमारा 1/F/2 प्लस 1। तो अगर हम LCM ले तो ये आ जाएगा 2/F प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। अब हम F को क्या लिख सकते हैं, F को हम लिख सकते हैं 2/2CV डिवाइडेड बाय NR प्लस 2, ये लिख सकते हैं। कैसे, F हमारा यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से F CV हमारा अगर ये है तो हम लिख सकते हैं इसमें F हमारा यहाँ से 2CV/R, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2CV/R, ठीक है। तो ये हो गया 2CV/R, ठीक है। यहाँ से हम आगे सॉल्व करें तो आएगा 2R/2CV प्लस 2R, 2 पर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा
आर अपॉन सी वी प्लस आर। ठीक है, ये हमारा वर्क डन अपॉन डी, ये वर्क डन अपॉन डी क्यू आ गया हमारे पास और यही हमें निकालना था। तो हम लिख लेते हैं कि वर्क डन अपॉन डी क्यू है हमारा डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू है हमारा आर डिवाइडेड बाय सी वी प्लस आर। ये हम कर लेते हैं हाईलाइट। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर को अगर हम मैच करें ऊपर तो ये है हमारा सेकंड ऑप्शन। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा है इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास जेई मेंस 2019 10th अप्रैल शिफ्ट 1 का फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सरफेस मास डेंसिटी डिस्क का दे रखा है, वो डिस्क का मास है जिसकी सरफेस मास डेंसिटी दे रखी है, उस डिस्क का मास m है, रेडियस r है और सरफेस मास डेंसिटी जिसको बोल रहे हैं वो है सिग्मा इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। बोल रहा है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस with respect to axis of rotation through the center of mass perpendicular to the plane of disk। तो पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास एक डिस्क हो गया, ये डिस्क हो गया। तो ऑफ कोर्स किसके थ्रू सेंटर ऑफ मास पूछा है, तो ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर, इस डिस्क के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट ये पूरा डिस्क क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, तो हम कैसे निकाल लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होती है, वो पॉइंट मास के लिए होती है। बट ये पॉइंट मास नहीं, एक डिस्क है तो इसमें कई सारे इस तरीके के मासेस क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ ये क्या हो जाती है, डी आई इज इक्वल टू डिफरेंशियल के लिए डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो इस पे डिफरेंशियल पहले एक छोटा सा मास जो है वो डिफरेंशियल मास इसके सिमेट्रिक, इसके सरफेस के सिमेट्रिक हम पहले ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल मास है। तो ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल मास हो जाएगा जो यहाँ होगा। ये हमने डिफरेंशियल मास ले लिया, इतना क्रॉस सेक्शन हमने अलग से पूरे डिस्क का अलग से ये एरिया जो है हमने जो शेडेड कर रखा है वो हमने डिफरेंशियल मास। तो सिर्फ ये जो डिफरेंशियल मास है इसके अंदर कितनी मासेज आएगी, तो अभी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डी आई मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू इतने का मास है जो शेडेड पोर्शन है उसका मास डी एम है और सेंटर से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर है। तो ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर हमने मान रखा है, तो स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये क्या है, मास, और यहाँ हमें क्या दे रखा है, सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस मास डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया क्या है, ये दे रखा है के आर स्क्वायर। तो मास डेंसिटी में मास पर यूनिट एरिया में एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिफरेंशियल एरिया से डी ए से, तो हमको क्या मिल जाएगा, इतने पोर्शन का मास मिल जाएगा। तो हमें डीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस सरफेस मास डेंसिटी में इस एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतने की एरिया हम लेटर सपोज डिफरेंशियल एरिया डी ए है इंटू आर स्क्वायर। अब ये डिफरेंशियल एरिया क्या होगी, सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ये पूरी लेंथ हमने क्या मान रखी है, डी आर है हमारी ये पूरी लेंथ। तो 2 पाई आर डी आर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल एरिया। तो ये हम निकलेंगे के आर स्क्वायर और एरिया क्या आ जाएगी 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से ये क्या आ जाएगी, के 2 पाई के तो बाहर आ जाएगा, वो कांस्टेंट है, बचेगा क्या आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 इंटू आर मीन्स आर टू द पावर 5 डी आर मीन्स ये क्या आ जाएगा 2 पाई के आर टू द पावर 6 बाई 6 मीन्स पाई के आर टू द पावर 6 बाई 3। ये चीज़ आ गई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखें ऑप्शन में m के टर्म पे दे रखा है, इट मीन्स कि हमको मास भी निकालना होगा। मास कैसे निकलेगा, मास
इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल मास। अभी हमने जस्ट डिफरेंशियल मास कैसे कैलकुलेट किया है, सिग्मा इंटू डिफरेंशियल एरिया, इतने का एरिया हमने निकाल दिया। सिग्मा हमारे पास क्या है, सिग्मा हमें है के आर स्क्वायर गिवन है, तो ये हो जाएगा के आर स्क्वायर। डी हमने कैसे करा था, 2 पाई आर डी आर, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। तो टोटल डिस्क का मास आ जाएगा यहाँ से 2 पाई के इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब डी आर मीन्स 2 पाई के आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स पाई के आर टू द पावर 4 बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास पाई के इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 2m डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4। यहाँ से पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने आई तो कैलकुलेट करा था इधर, तो पाई के की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा, 2m डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4 इंटू आर टू द पावर 6 बाई 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 2/3 mr स्क्वायर। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आया वो क्या है, 2/3 mr स्क्वायर इस डिस्क के लिए। तो ये आ गया 2/3 mr स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, तो ऑफ कोर्स फोर्थ में क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, 2/3 mr स्क्वायर मीन्स फोर्थ हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। सो गाइज हमारे पास ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये हमारे पास। सो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक मॉड्यूलेटिंग वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी हमें दे रखा है 100 मेगाहर्ट्ज है और उसका एम्पलीट्यूड दे रखा है 100 वोल्ट है, ठीक है। वो सिंपल उसको क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक कैरियर वेव के साथ जिसका फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 300 गीगाहर्ट्ज, ये गीगाहर्ट्ज है, और इसका भी एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है वो है 400 वोल्ट। सो हमसे दो चीज़ें फाइंड करनी है इस प्रॉब्लम में। फर्स्ट चीज़ निकालनी है वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स मींस एम की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल एम जो होता है, और सेकंड चीज़ निकालना है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बीच में जो डिफरेंस होगा मॉड्यूलेटेड वेव का वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम एक एक पार्ट करके निकालते हैं। पहले हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हैं वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास दिया है एफ ऑफ ए दिया है, या एफ ऑफ एम कर लें, ए बी नहीं, मॉड्यूलेटिंग वेव है तो एफ ऑफ एम इक्वल्स टू दिया है हमारे पास 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड इसका दे रखा है ए इक्वल्स टू क्या दिया है 100 वोल्ट, ए एम इक्वल्स टू 100 वोल्ट। इसी तरह एफ ऑफ कैरियर वेव दे रखा है, फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव दिया है 300 गीगाहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज दिया रखा है। तो इसको हम हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में चेंज करें तो ये होगा 300 इंटू 10⁻³ मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और इसके लिए भी हमें दे रखा है सेकंड चीज़, वो क्या है, इसके भी एम्पलीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव वो है 400 वोल्ट, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो होगा इसका, फर्स्ट पार्ट में बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। तो वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, स्मॉल एम से। तो एम इक्वल्स टू हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है इसका, ए एम डिवाइडेड बाई हो जाता है ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 400। सो जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 0.25। क्या आ गई, m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.25। तो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है। और दूसरी चीज़ हमें निकालनी है, डिफरेंस निकालना है मॉड्यूलेटेड वेव का, क्या जो फ्रिक्वेंसी है तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी और मिनिमम फ्रिक्वेंसी के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमें निकालना है एफ मैक्सिमम जो है फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी मॉड्यूलेटेड वेव की, उसमें से मिनिमम फ्रिक्वेंसी माइनस करेंगे तो क्या आएगा वो हमें निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका फार्मूला होता है एफ सी फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव या एफ सी प्लस फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव जो कि एफ एम है, ठीक है। और ये माइनस होता है एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ एम, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हमारे पास सबकी वैल्यू दी गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एफ एम की वैल्यू है और एफ सी की वैल्यू हमारे पास है, तो हम दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर इसको इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करें तो एफ सी और एफ सी जो है
यहाँ पर देखें तो एफ सी प्लस एफ एम माइनस ब्रैकेट अगर ओपन कर दूँ तो ये हो जाएगा एफ सी और माइनस माइनस प्लस एफ एम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ सी और एफ सी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, मतलब जीरो हो जा रहे हैं, एफ सी की वैल्यू कट जा रही है पूरी की पूरी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एफ मैक्स माइनस एफ मिन की जो वैल्यू आएगी वो है एफ एम। एफ एम की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एफ एम की वैल्यू थी 100 मेगा हर्ट्ज। तो यह वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 प्लस 100, क्योंकि दो बार एफ एम है, एफ एम तो 100 प्लस 100 इक्वल टू हो जाएगा 200। और ये किस में है, सॉरी ये दिया गया है हमें, इसकी वैल्यू है मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो क्योंकि मेगा हर्ट्ज है तो इसको हम हर्ट्ज में चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, या इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁸ हर्ट्ज। ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो इसकी भी वैल्यू हमें मिल गई बी पार्ट की, मतलब दूसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस निकालना था वो हमारे पास मिल गया है, 2 इंटू 10⁸ हर्ट्ज है। तो हम अगर ऑप्शन में देखें तो कौन से ऑप्शन दो होने चाहिए, 0.25 और 2 इंटू 10⁸ हर्ट्ज। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा 0.25 और इंटू 2 इंटू 10⁸। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, Hello students, in this video we are going to discuss 10th April Shift 1 2019 JEE Main Physics problem। तो प्रॉब्लम आपके सामने है, a particle is projected vertically upward with speed v naught. The drag force acting on it given by F drag is equals to m gamma v square. The time when it is at maximum height is, ठीक है, आपको वो टाइम फाइंड करना है जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, मैक्सिमम हाइट रीच कर लेगा। तो देखो क्वेश्चन बेसिकली काइनेमैटिक्स से ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी एक इंट्रोड्यूस कर दी इसने चीज, ड्रैग फोर्स। सपोज आपने यहाँ से वर्टिकली किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका है, ठीक है, तो उस पर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है कौन सा, जी, ठीक है, लगेगा। अब एक ड्रैग फोर्स और उस पर नीचे काम कर रहा है, मान लेते हैं हम एयर ड्रैग ही मान लेते हैं समझने के लिए। तो देखो फोर्स की वैल्यू अगर है, एफ ड्रैग जो है वो कितना है, वो है एम गामा वी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ए ड्रैग जो बोलूंगा मैं उसको, ठीक है, एम से डिवाइड कर दूंगा, गामा वी स्क्वायर, ठीक है, ये गामा लिख दिया मैंने, ठीक है, गामा टाइम्स वी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन जो काम कर रहा है वो कितना होगा, वो होगा माइनस ऑफ जी प्लस गामा वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये वी नॉट है, आई थिंक वी नॉट नहीं वी है, ठीक है, तो वी स्क्वायर बोलेंगे इसको, ठीक है, दिस इज नॉट वी नॉट, दिस इज वी स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, dv बाई dt लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ g प्लस गामा वी स्क्वायर। ठीक है, अब भाई मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं चीज़ों को। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम बन गई अब ये, dv अपॉन हो जाएगा आपके पास में g प्लस गामा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dt। ये हो गया। अब देखो अगर मुझे लिमिट रखनी है, ठीक है, लिमिट क्यों रखनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करूँगा, पहली बात जब टाइम जीरो है, टाइम इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जस्ट स्टार्ट हुआ है पार्टिकल, तो आपने वेलोसिटी कितनी दी है, वी नॉट, भाई ये तो क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। और जब टाइम हो जाता है उसको टी, जो कि मुझे फाइंड करना है जिस टाइम पे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, उस पार्टिकल के मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद स्पीड क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, ओके, चलो तो यहाँ से क्या करते हैं, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए यहाँ से नीचे से क्या करते हैं, ये गामा कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो देखो dv अपॉन गामा बन जाएगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन में बनेगा आपके पास में g अपॉन गामा प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है, गामा कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको 1 अपॉन गामा लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, माइनस लिमिट रहेगी जीरो, वी नॉट टू जीरो, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस टाइम dt का इंटीग्रेशन अगर मैं करूँगा तो t आ जाएगा ऑब्वियसली जीरो से t के बीच में, ठीक है। अब देखो राइट साइड में तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है, लेफ्ट साइड में भी
कर देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा 1 अपॉन गामा, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट जी बाई गामा एंड इसका tan इनवर्स v अपॉन जी बाय गामा अंडर रूट में, ठीक है। tan इनवर्स का आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। और अंडर रूट जी बाय गामा एज इट बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया v नॉट से 0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ t, ठीक है। तो मैं यहीं पे लाइन खींच के इसी साइड में दिखा देता हूँ कि क्या बनने वाला है आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा। देखो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट जी गामा tan इनवर्स, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ गामा बाय अंडर रूट ऑफ जी वी नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो ये आ गई टी की वैल्यू, ठीक है, फाइनल वैल्यू आ गई। अब देखो इसको एक्सप्रेशन देख लेते हैं। 1 अपॉन tan इनवर्स अपॉन जी वाई अंडर रूट गामा अपॉन जी आ रहा है अपना, ठीक है। तो गामा अपॉन जी आ रहा है, तो ये रहा गामा अपॉन अंडर रूट जी वी नॉट, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इस टाइम पे वो क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। देखिए ये हमारा जेई के 10th अप्रैल का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जिसका टर्न्स रेशियो 1:2 है और आउटपुट पावर हमें दे रखी है 2.2 किलोवाट। आउटपुट करंट हमें दे रखा है 10 एम्पियर। हमें इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि आउटपुट पावर क्या होती है, पी आउटपुट होता है हमारा वी आउटपुट इंटू आई आउटपुट, ठीक है। तो पी आउटपुट हमें 2.2 किलोवाट दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ मतलब 2200 वाट इज इक्वल्स टू वी नॉट। और आउटपुट करंट हमें 10 एम्पियर दे रखा है इंटू 10, इससे हमारा वी नॉट आ जाएगा 220 वोल्ट्स, ठीक है। तो हमारी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आ गई 220 वोल्ट्स, ठीक है। अब हमें दे रखा है इसके अलावा टर्न्स का रेशियो, ठीक है। तो टर्न्स रेशियो हमें दिया है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का 1/2, मतलब हमें n सेकेंडरी अपॉन n प्राइमरी जो होता है वो दिया है 1/2, ठीक है। हमें बताना है और हमें पता है कि ये टर्न रेशियो किसके इक्वल होता है, ns अपॉन np हमारा वी नॉट अपॉन वी इनपुट के इक्वल होता है। तो इससे हम बता सकते हैं कि हमारा जो v इनपुट है वो होगा, दिस इम्प्लाइज दैट v इनपुट होगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ v आउटपुट। v आउटपुट हमारा आया 220 वोल्ट्स, तो हम लिख देंगे v इनपुट हमारा होगा 2 इंटू 220। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 440 वोल्ट्स। v इनपुट की वैल्यू आ गई हमारी 440 वोल्ट्स, ठीक है। इसे हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। अब हमसे क्या पूछा था, सेकंड पार्ट में इनपुट करंट पूछा था। इनपुट करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इनपुट करंट के लिए हम पहले आउटपुट करंट हमें दे रखा है 10, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2200 जो हमारी पावर है, एक सेकेंड, हमारी आउटपुट पावर हमें गिवन है, इनपुट नहीं गिवन है। हाँ, तो अब हम कर सकते हैं आगे। अब हम करंट के लिए देखते हैं। हमें पता है कि एक रिलेशन ये होती है ns अपॉन np, जो ये होगा हमारा, ये होगा आई इनपुट अपॉन आई आउटपुट के इक्वल, ठीक है। हमें तो आई इनपुट करंट हमें निकालना है ना, हाँ। इनपुट करंट आई हमारा हो जाएगा आई नॉट बाय 2। आई नॉट हमें ऊपर दे रखा है कितना, ये दे रखा है हमें 10 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 10/2, तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर। तो हमारा इनपुट करंट आ गया 5 एम्पियर, ठीक है। हम हाईलाइट कर देते हैं इसे, ये आ गया ये, तो ठीक है। अब ये अगर हम करें तो ये हमारा कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हम लिख देते हैं थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बस। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, फिजिक्स का प्रॉब्लम है ये। इसमें दे रखा है द डिप्रेशन ऑफ मरकरी इन ए कैपिलरी ट्यूब, जो है डिप्रेशन ऑफ मरकरी इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R1 रेडियस की ट्यूब है जिसमें जो है मरकरी है, वो इक्वल है, जो डिप्रेशन है वो इक्वल है राइज ऑफ वाटर, जितना कि एक दूसरी मरकरी है, दूसरी कैपिलरी ट्यूब है उसमें वाटर भरा है, तो जितना इसमें डिप्रेस हुआ है मतलब फॉल हुआ है मरकरी का लेवल फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब में जिसकी रेडियस R1 है, और जो सेकेंड वाली कैपिलरी ट्यूब है उसमें जिसकी रेडियस R2 है, उसमें वाटर जो है उतना ही राइज किया है जितना इस फर्स्ट वाले R1 में मरकरी का लेवल नीचे आया है, और उतना ही लेवल सेम वो ऊपर गया है वाटर का लेवल दूसरी ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब में। तो हमसे दे रहा है यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या है रेशियो दिया है सरफेस टेंशन के बीच में, दोनों मरकरी और वाटर के सरफेस टेंशन का जो रेशियो है वो क्या है 7.5, और एक दिया है रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज रो Hg/रो वाटर दिया है वो क्या है 13.6, और इनका एंगल दिया है कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है थीटा के लिए क्या है 135, Hg के लिए क्या है 135 डिग्री, और वाटर के लिए क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो हमें निकालना है यहाँ पर R1/R2, दोनों की जो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है उनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी है पहले उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर लेट की हाइट जो दोनों है तो Hg यहाँ लिखेंगे इसके लिए हाइट के लिए, ठीक है, और जो वाटर की हाइट है वो Hw हम मानेंगे। तो ये दोनों इक्वल है दे रहा है यहाँ पर कि दोनों की हाइट क्या है इक्वल है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पर। तो हाइट को इससे हम डिनोट करेंगे, और हमें दिया है जो सरफेस टेंशन ऑफ Hg है ये डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है, इनका रेशियो दिया है हमें, कितना दिया है 7.5, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर दिया है, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है डेंसिटीज़ का दिया है, डेंसिटी ऑफ Hg मीन्स मरकरी का जो डेंसिटी है अगर उसका रेशियो निकाले वाटर के साथ तो वो हमें दिया है 13.6, ठीक है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। तीसरी चीज़ हमें दी गई है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिया गया है यहाँ पर, थीटा Hg दिया गया है हमारे पास 135 डिग्री, और थीटा ऑफ वाटर दिया गया है, थीटा ऑफ वाटर जो दिया गया है वो कितना है 0 डिग्री, मतलब कॉन्टैक्ट एंगल वाटर का जो होता है ग्लास के साथ वो 0 डिग्री है, और कॉन्टैक्ट एंगल मरकरी का जो होता है ग्लास के साथ वो क्या होता है 135 डिग्री होता है। तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है हाइट का, हम जानते हैं वी नो दैट जो हाइट होती है कैपिलरी ट्यूब में निकालने की वो क्या होती है H=, ये जनरल फार्मूला है बहुत ही सिंपल है, H= होता है 2T क्या है सरफेस टेंशन इंटू कॉस थीटा, और ये डिवाइड बाय होता है R रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इंटू रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड टू जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है जी की ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है, तो हम यहाँ पर Hg के लिए और W के लिए वाटर के लिए दोनों के लिए हम यहाँ पर हाइट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं H ऑफ Hg हाइट ऑफ मरकरी जो होगा वो क्या होगा 2T है तो उसके लिए T Hg यूज करेंगे यहाँ पर, और cos थीटा Hg, और ये डिवाइड हो जाएगा R के यहाँ पर कैपिटल R यूज कर रहे हैं तो या स्मॉल और जो भी यूज़ करें नोटिफाई करने के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो R ऑफ Hg इंटू रो ऑफ Hg इंटू G, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट थी और इक्वेशन हम इसको सेकेंड मान लेते हैं, ये हमारे पास सेकेंड है इक्वेशन। थर्ड में इसी तरह हमें वाटर के लिए भी हम निकाल लेंगे, वाटर के लिए हम निकालेंगे तो हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब हो जाएगा 2T वाटर, ये हो जाएगा cos थीटा ऑफ वाटर मतलब कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ वाटर विथ ग्लास इनटू रेडियस ऑफ वाटर जिसमें वाटर भरा है उसकी कैपिलरी ट्यूब की रेडियस इनटू रो ऑफ वाटर इनटू जी। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। तो अब क्या करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे दोनों इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इस तरह होंगी,
जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो हो जाएगा 2THG cos थीटा HG, ये डिवाइड बाय हो जाएगा RH G इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी जो कि HG इंटू G, और ये इक्वल होगा 2T वाटर cos थीटा ऑफ वाटर और रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब जिसमें वाटर फिल है और इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी। सो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कि जी की वैल्यू आपस में क्या होंगी, दोनों तरफ है तो वो कट जाएंगी। यहाँ पर 2 से 2 जो है कट जाएगा। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेंगी उसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले THG ऊपर है तो THG, इसका डिवाइडर में ये वाला T लिख लेते हैं, ये नीचे आएगा तो यहाँ आ जाएगा। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई कर सकते हैं इसको, रो ऑफ वाटर को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ रो ऑफ HG इधर लिखा है तो ये रो ऑफ वाटर मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी, और इसको इक्वल कर सकते हैं RH को यहाँ ऊपर भेजते हैं, RW नीचे है तो ये होगा रेडियस ऑफ HG डिवाइड बाय रेडियस ऑफ वाटर मतलब जिसमें कैपिलरी ट्यूब जिसमें भरा हुआ है लिक्विड, और ये हो जाएगा cos थीटा ऑफ वाटर डिवाइड बाय हो जाएगा cos थीटा ऑफ HG। ये नीचे आ गया यहाँ से, ठीक है। या इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं R ऑफ HG डिवाइडेड बाई R ऑफ W, ये इक्वल हो जाएगा, इसको भी हम इस तरफ भेज देते हैं तो ये पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा T ऑफ HG डिवाइडेड बाई हो जाएगा T ऑफ वाटर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू cos थीटा HG डिवाइड बाई cos थीटा वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं, जो हम सबकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दी गई है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर, सो रेडियस ऑफ HG और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ वाटर जो होगा कैपिलरी ट्यूब दोनों की जो होगी जिसमें वो फिल किए गए हैं वह इक्वल है T बाय, इसका हमको रेशियो दिया है, सरफेस टेंशन का रेशियो दिया है जो कि है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 7.5 इंटू इसकी वैल्यू हमें दी गई है, एक्चुअली हमें दी गई है डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है हमें 13.6। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/13.6 और इंटू हो जाएगा ये, इंटू में इसको लिख सकते हैं cos थीटा वाटर क्या होता है, जो यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लें इसको हिंट एज ए हिंट। तो cos थीटा cos 0 डिग्री होता है क्योंकि थीटा इसका 0 दिया है वाटर के लिए, तो यह क्या होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, और cos 135 की जो वैल्यू होगी वो 1/√2 के इक्वल होती है, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल के देखें तो वो 1/√2 की जो वैल्यू होगी वो cos 135 की वैल्यू के इक्वल होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल, यहाँ पर माइनस साइन आएगा तो माइनस साइन इसलिए दे रहा है कि क्योंकि वो क्या हो रहा है वहाँ पर माइनस साइन का, यहाँ पर ये मतलब निकलेगा कि जो मरकरी का लेवल है वो फॉल हो रहा है कैपिलरी ट्यूब में, तो माइनस साइन को निगलेक्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ HG अपॉन वाटर आएगा, इनका रेशियो आएगा वो आएगा 0.4, ठीक है। कितना आएगा 0.4। तो यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, तो हम इसको फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अगर हम चल के देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा हमारा 0.4 वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो 0.4 किस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन जो होगा हमारा ये करेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे पास जेईई मेन 2019 10 अप्रैल शिफ्ट 1 का फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि दो पार्टिकल हैं, मास m और 2m है, कोलाइड इलास्टिकली कर रहे हैं इस फिगर में जैसा कि दे रखा है। v1 और v2 जो है वो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। पूछ रहा है v1 और v2 क्या होगी। ऑफ कोर्स मोमेंटम कंजर्व होगा, कोलिजन इलास्टिक है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। तो हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आई थिंक ये आंसर इजीली कैलकुलेट हो सकता है v1 और v2 वाला।
तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मोमेंटम, चूंकि ये जो डायरेक्शन है वो सम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, ये अब यदि हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी वेक्टर एक्स कंपोनेंट पे भी रिजॉल्व होगा और वाई कंपोनेंट पे भी रिजॉल्व होगा। तो हम लिखेंगे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विच इज मोमेंटम p इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू p फाइनल वेक्टर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम वेक्टर क्या हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो x डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व होगा, सिमिलरली y डायरेक्शन में भी हमारा मोमेंटम कंजर्व होगा। तो x डायरेक्शन में कंजर्व करके देखते हैं। तो मास m बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी क्या है, टेन का कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, m के पास टेन कॉस 45 डिग्री का कंपोनेंट है x एक्सिस में। अब इसी तरीके से ये मास 2m है और इसका कौन सा कंपोनेंट, वेलोसिटी 5 का कॉस 45 डिग्री कंपोनेंट, यहाँ 10 कॉस 60 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो मोमेंटम 2m के पास क्या है, वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट तो v कॉस 30 डिग्री, 2m के पास ये वेलोसिटी है प्लस m के पास क्या वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो है v2, ये v1 है, v2 का cos 45 कंपोनेंट, cos 45 डिग्री का कंपोनेंट। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास बनेगी 10 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगी 1/2, 2m cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, दिस इज इक्वल टू 2m, v1 cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 प्लस m, v2 cos 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 5m प्लस 5√2m, दिस इज इक्वल टू m√3 v1 प्लस mv2/√2। अब यहाँ पे हमारे पास m तो ये m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस 5√2 इज इक्वल टू √3 v1 प्लस 1/√2 v2। तो ये हमारे पास v1 v2 में एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरा हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम y एक्सिस में भी कंजर्व होगा, तो y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें फिगर देखना पड़ेगा, हल्का सा फिगर देख के इक्वेशन लिखना बार बार ऊपर नीचे। तो देखते हैं यहाँ से हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमें कॉस कंपोनेंट पता है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, हम यहीं से चेक करते हैं इसका साइन कंपोनेंट क्या होगा। ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इस वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में अभी हमने निकाल लिया, और इस वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारे पास होगा साइन कंपोनेंट। ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो ये 60 है तो ये 60, तो ये v cos 60 डिग्री कंपोनेंट था जो कि हमने लिखा मास इंटू एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, मास इंटू वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी v sin 60 डिग्री। इसी तरीके से इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, कॉस कंपोनेंट ये था, साइन कंपोनेंट क्या होगा ये होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि एक्स डायरेक्शन ये है, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका भी एक्स कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में, इसलिए वेलोसिटी को हमने क्या किया v cos 60 और 10 cos 60 प्लस लिया 5 cos 60, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या था सेम था। यहाँ केस क्या है v sin 60 माइनस, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन y कंपोनेंट और इस y कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या है अलग अलग है, इसलिए हम ये क्या करेंगे m v sin 60 माइनस 2m v sin 45,
तो हम इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं सबसे पहले y डायरेक्शन में, तो m 10 sin 60, तो 10 sin 60 हम करेंगे तो ये वाली डायरेक्शन यदि हम -y लिख रहे हैं तो हमको करना पड़ेगा 2m v cos 45 माइनस दिस, ये हमारा प्लस y एक्सिस है और ये हमारा क्या माइनस y एक्सिस है, तो ये वाली साइन हमारी, ये वाली टर्म जो है वो निगेटिव होगी हमारे पास। तो हम ऐसे कर देंगे इसको, पहले 2m के लिए लिखेंगे क्योंकि 2m की वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, तो 5 साइन 45 डिग्री। 2m के कॉस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट क्या था कॉस 45, साइन कंपोनेंट क्या होगा साइन 45, और माइनस किस लिए क्योंकि ये कंपोनेंट और ये साइन कंपोनेंट 10 साइन 60 डिग्री दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो मास इंटू 10 साइन 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू। सिमिलरली इसके लिए भी आफ्टर कोलिजन क्या सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2m की, तो ये y कंपोनेंट हो जाएगा, ये x कंपोनेंट हो जाएगा। ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये हमारे पास x कंपोनेंट होगा, ये y कंपोनेंट होगा, तो यहाँ भी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव y है, ये निगेटिव y है, तो 2m वाला क्या है हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2m v1 साइन 30 डिग्री माइनस m v2 साइन 45 डिग्री। तो अभी इसको सॉल्व कर लें हमारे पास, तो ये वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी हमारे पास 2m साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस मास 10 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है ऑफकोर्स √3/2, 2m v1 साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस m v2 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ से हमारा मास जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हर टर्म में m है तो m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√2 मीन्स 5√2 माइनस 5√3, यहाँ से 2 5 10 5√3 दिस इज इक्वल टू v1 माइनस v2/√2। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन है 5√2 माइनस 5√3 इज इक्वल टू v1 माइनस v2/√2। यहाँ v2/√2 था, यहाँ v2/√2 था, तो इसको यदि हम इक्वेशन 1 मानेंगे और इक्वेशन 2 मानेंगे ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा v1 मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा हमें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से 5 प्लस 5√2 यहाँ से और 5√2 ऐड होके क्या मिल जाएगा हमारे पास 10√2 और माइनस क्या हो जाएगा 5√3 दिस इज इक्वल टू √3 v1 प्लस v1 मीन्स √3 प्लस 1 v1 और v2 प्लस v2/√2 माइनस v2/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये v1 आएगा सॉरी, तो ये वाला क्या हो जाएगा v1 होगा। v1 यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, v1 क्या आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 10√2 माइनस 5√3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 3.83 इतना मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से v2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे यहाँ v1 सब्स्टिट्यूट करके, तो ये आ जाएगी 5√2 माइनस 5√3, v2 क्या हो जाएगा माइनस v1 आएगा, तो v1 हम ऑलरेडी निकाल रखे 3.83 और ये आ जाएगा इधर माइनस v2/√2, तो इधर यहाँ √2 विथ निगेटिव साइन, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से v2 आ जाएगा 7.66 मीटर पर सेकेंड। तो v2 हमारे पास ये आ गया, v1 ये आ गया 3.83। वैल्यू चेक करते हैं v1 v2 की, तो आई थिंक हमारे कोई भी ऑप्शन में v1 और v2 की वो वैल्यू
दे नहीं रखी है। इट मीन्स जो है क्लोजेस्ट वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था 3.83 एंड 7.66। 3.83 और 7.66 के क्लोजेस्ट वैल्यू कोई है 3.83 और 7.66। तो यहाँ क्लोजेस्ट वैल्यू भी कोई नहीं है। इट मीन्स कि ये इसमें जो ऑप्शंस दे रखा है या तो वो राइट नहीं है या वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं, लेकिन V1 V2 तो उतनी ही आएगी। तो यदि इस क्वेश्चन को जिसने अटेम्प्ट किया होगा V1 V2 नहीं आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन क्या है, उसके लिए बोनस है। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th अप्रैल शिफ्ट 1 जेईई मेन 2019 का फिजिक्स प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d कैरी करंट्स एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे करंट्स कैरिंग वायर है, दो दिखाई गई d डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आपको एक तीसरी वायर ऐसी प्लेस करनी है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि तीसरी वायर एक ऐसी प्लेस करनी है कि जिस वायर में क्या होगा, उस वायर में मान लो इसमें करंट ऊपर की तरफ बह रही है तो इस वायर में फोर्स 0 हो। ठीक है, अब देखो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखो ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये होगा अंदर, तो मैं लगा देता हूँ क्रॉस। ठीक है, इसकी वजह से। और इस वाले वायर की वजह से इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा बाहर। ठीक है, तो अब फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स क्या होगा, देखो तो मान लेते हैं इसमें करंट जा रही है I। ठीक है, अब I जा रही है तो भाई इस पॉइंट पे I1 के कारण जो B1 होगा उसको मैं लिख दूंगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd होगा। ठीक है, और किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। और I2 के कारण जो B2 होगा इसको मैं लिख देता हूं बाहर की तरफ, म्यू नॉट I2 अपॉन 2π। मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई d माइनस एक्स। ओके, तो ये अगर x है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2π इंटू डी माइनस एक्स हो गई। ओके, हमें ये x डिस्टेंस ही फाइंड करनी है जिस डिस्टेंस पे ये फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई b की वैल्यू। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, फोर्स होगा ILB। ठीक है, ILB होगा, IL क्रॉस B होता है 90 डिग्री है L और B के बीच में एंगल, तो अपना सीधा सीधा हो जाएगा ILB। ठीक है, तो जो F1 होगा, ठीक है, वो कितना होगा, F1 फोर्स होगा वो होगा I, मान लेते हैं कि करंट I जा रही है, L लेंथ है उसकी जो कि इनफाइनाइट के बराबर है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx। ठीक है, और F2 की जो वैल्यू होगी, जो फोर्स वायर I2 लगाएगी इस वायर पे, होगी IL म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd माइनस एक्स। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए। अगर फोर्स 0 है तो F1 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। यानी कि IL म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx शुड बी इक्वल टू IL म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd माइनस एक्स। ठीक है, तो भाई ये IL म्यू नॉट से IL म्यू नॉट कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आपके पास आ गया I1 अपॉन x विल बी इक्वल्स टू I2 अपॉन d माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू x की। तो x क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में I1 d माइनस एक्स अपॉन I1 अपॉन I2 इंटू d माइनस एक्स। तो इधर x आ रहा है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से लिख लेते हैं, हम इसको यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी आर एक्चुअली फाइंडिंग एक्सप्रेशन फॉर x। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्यों ना हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1d माइनस I1x इज इक्वल्स टू I2x। ठीक है, तो I1d विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इंटू x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ID अपॉन I1 प्लस I2। ठीक है, सॉरी I1 चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज I1, तो I1d अपॉन I1 प्लस I2 किस में आ रहा है, I1d अपॉन I1 प्लस I2, I1d अपॉन I1 प्लस I2 इसमें आ रहा है ऑप्शन में आपके पास में। ठीक है, तो दिस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।
तो ये हमारा जेई मेन का 10th अप्रैल के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया है कि कोऑर्डिनेट्स हैं एक पार्टिकल के जिसका मास m है, उसे हम टाइम के फंक्शन में ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि x जो है, x कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारा x नॉट प्लस a1 कॉस ओमेगा 1t और y कोऑर्डिनेट हमारा गिवन है y नॉट प्लस a2 प्लस साइन ओमेगा 2t। हमें बताना है कि टॉर्क क्या होगा ओरिजिन के अबाउट एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। तो पहले हम पोजीशन वेक्टर को लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर r हमारा क्या होगा, r हमारा होगा x नॉट प्लस a1 कॉस ओमेगा 1t का आई कैप, ये पूरे का आई कैप प्लस पूरा y नॉट प्लस a2 साइन ओमेगा 2t जे कैप आ गया। ठीक है, ये अब हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी निकालना v क्या होगा, v होगा हमारा dr बाय dt, ये होगा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा माइनस a1 ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1t आई कैप, और इधर से आ जाएगा हमारा प्लस a2 ओमेगा 2 कॉस ओमेगा 2t जे कैप। ये हमारा वेलोसिटी v आ गई। अब हम एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन हमारी होगी dv बाय dt। तो dv बाय dt ये क्या होगी, ये होगी हमारी माइनस a1 ओमेगा 1 स्क्वायर कॉस ओमेगा 1t आई कैप, और हो गया इधर से माइनस a2 ओमेगा 2 स्क्वायर साइन ओमेगा 2t जे कैप। ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई। अब हमें पता है t अगर 0 है एट t टाइम t इज इक्वल्स टू 0, हम r v और a क्या लिखेंगे, सिर्फ r देख लेते हैं पहले। हम एट कंडीशन है हमारे पास एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, r क्या हो जाएगा हमारा cos 0 क्या होता है, cos 0 आ जाएगा हमारे पास 1 होता है। तो ये हो जाएगा x नॉट प्लस a1, ठीक है, आई कैप। और साइन ओमेगा साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो प्लस हो जाएगा y नॉट जे कैप। ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, लेकिन हम पहले a की वैल्यू भी देख लेते हैं किस पे, t इज इक्वल्स टू 0 पे। तो ये हमारी क्या आएगी, एक्सीलरेशन a हो जाएगी हमारी माइनस a1 ओमेगा 1 स्क्वायर कॉस 0 0 आई कैप, लेकिन साइन 0 कॉस 0 1, तो ये आ गया, और साइन 0 0, तो बस इतना ही आएगा। तो हमारा फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स होता है एम ए, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एम a1 ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप, ये हमारा फोर्स आ गया। टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क होता है r क्रॉस एफ, r क्रॉस एफ टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट इसका। अब i क्रॉस i तो 0 हो जाएगा, सिर्फ हम यही देखेंगे j क्रॉस i, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस एम a1 ओमेगा 1 स्क्वायर y नॉट j क्रॉस i। अब j क्रॉस i क्या होगा, माइनस के कैप, तो ये आ गया एम a1 ओमेगा 1 स्क्वायर y नॉट के कैप। ये हमारा टॉर्क आ गया। तो ये कौन सा पार्ट का है, ये टॉर्क सेम हमारा m, ये है हमारा थर्ड पार्ट, हाँ थर्ड पार्ट का, तो हमारा राइट आंसर हो गया थर्ड। तो ये टॉर्क आ गया हमारा, और हम लिख देते हैं थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और इसके साथ हमारा ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th अप्रैल जेई मेन 2019 का
फर्स्ट शिफ्ट का फिजिक्स प्रॉब्लम. तो द प्रॉब्लम इज फॉर ए बी ऑप्टिकल पाथ इज, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ आपसे पूछा गया है ए से और बी के बीच में, ठीक है. तो ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा, ए से बी, ये मान लेते पॉइंट सी है. तो ऑप्टिकल पाथ जो होगा उसको लिख सकता हूँ मैं, ऑप्टिकल पाथ विल बी ए टू सी प्लस सी टू बी, ठीक है, यही होगा. या फिर मैं बोलूँ ए टू सी प्लस म्यू सी बी, ठीक है. क्योंकि ये क्या करेगी, यहाँ पे जो सी से बी में ट्रेवल करेगी वो मान लेते हैं इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो म्यू मीडियम में ट्रेवल करेगी, ठीक है. जैसे एयर में 1 में ट्रेवल कर रही है तो 1 इंटू ए सी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है. तो अगर ये नहीं होता, ठीक है, तो एयर में कितना ट्रेवल करती है, म्यू सी बी ट्रेवल करेगी, ठीक है. तो ए सी की वैल्यू फाइंड करूंगा, म्यू की वैल्यू फाइंड करूंगा, सी बी की वैल्यू फाइंड करूंगा, इस फॉर्मूला में पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो म्यू की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूँ, देखो n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 साइन आर, ये होता है हमारा स्नेल्स लॉ, ठीक है. तो n1 क्या है इस रे के लिए, n1 है बाहर एयर, तो 1 लिखा. साइन आई है 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू n2 है म्यू, मान लेता हूँ ये म्यू है, यहाँ से यहाँ जा रही है रे, ठीक है. साइन आर की वैल्यू क्या है 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है. तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी, √3. म्यू की वैल्यू तो मेरे पास आ गई. अब देखो ए सी क्या होगा, ए सी देखो क्या होगा, ये एंगल अगर 60 है तो यहाँ से मैं मान सकता हूँ कि ये एंगल भी 60 होगा, ठीक है. तो अगर मैं इसमें ए 60 हो गया, ठीक है. अब मुझे अगर cos 60 लिखना है, cos 60 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए सी. तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, ए अपॉन cos 60, ठीक है. और अगर मुझे इस सिमिलरली इस ट्राइंगल में, ठीक है, ये एंगल 30 है, ठीक है, तो मुझे अगर साइन 30 लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, साइन 30 लिखना है तो मैं इसमें भी cos 30 लिखते हैं, ठीक है. cos 30 क्यों लिखेंगे, cos 30 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो नॉन क्वांटिटीज़ है उनको मैं जान पाऊंगा, ठीक है. तो cos 30 लिखूंगा, तो cos 30 विल बी दिस लेंथ डिवाइडेड बाय बी सी. तो दिस लेंथ क्या है, b, तो ये हो जाएगा b अपॉन बी सी, ठीक है. तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी या सी बी कुछ भी बोल सकते हैं, इसको सी बी बोल देते हैं. सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, b अपॉन cos 30, ठीक है. सो ए सी की वैल्यू आ गई, दिस इज ए, ठीक है. ए सी की वैल्यू आपके पास आ गई a अपॉन 1/2 यानी कि 2a, और सी बी की वैल्यू आ गया आपके पास b अपॉन √3/2 यानी कि 2b/√3. तो आपके पास ऑप्टिकल पाथ था वो कितना था, ऑप्टिकल पाथ की वैल्यू थी आपके पास में स्टार्टिंग में मैंने बताई थी ए सी प्लस म्यू सी बी, ठीक है. तो ए सी की वैल्यू क्या है 2a प्लस म्यू की वैल्यू क्या थी √3 मल्टीप्लाई बाय सी बी की वैल्यू क्या है 2b/√3, ठीक है. तो √3 से √3 कैंसिल, 2a प्लस 2b यानी कि 2a प्लस b, ठीक है. ये आ गया आपका फाइनल आंसर. ऑप्शन के थ्रू अगर आप जाके देखेंगे तो 2a प्लस b ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें.